हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर इंटीग्रल्स। ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी रहता है बच्चों का। चलो देखते हैं क्या होता है इंटीग्रल। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था बच्चों? डिफरेंशियल डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस जिसमें हमने देखा था कि इसमें डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, कि हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव। मतलब डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करते हैं। तो हमने अलग अलग फंक्शंस के क्या सीखे थे बच्चों? डेरिवेटिव। हमें बहुत तरह के क्या दे रखे थे? फंक्शंस दे रखे थे जिनका हमने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाला था। जैसे कोई y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन था, एक्स वाई जेड कोई भी फंक्शन था, उसका हमने क्या निकाला था? डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये निकाला था। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स था क्या? डी वाई बाई डी एक्स था बच्चों रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह से तो देख रहे थे क्या कि एक y के रेस्पेक्ट में, मतलब x के रेस्पेक्ट में y में कितना चेंज हो रहा है, यानी एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी कितनी घट रही है या कितनी बढ़ रही है, यानी कितनी डिक्रीज हो रही है कितनी इंक्रीज हो रही है। जैसे आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 6.1 एक्सरसाइज पढ़ी थी, उसमें उसमें क्या देखा था आपने? बहुत सारे कोई वॉल्यूम टाइम के रेस्पेक्ट में हट रहा है, कोई रेडियस है जो टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रही है, फिर वो उस रेडियस के सापेक्ष सर्किल भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने पढ़ा था। इसका ज्योमेट्रिकल मीन देखें, जैसे ये क्या है हमारा? एक एक्स वाई प्लेन है। ठीक है बच्चों, एक्स वाई प्लेन है, ये क्या है हमारा? कोई फंक्शन है। ठीक है, तो जो डी वाई बाई डी एक्स देता है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखें तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बोलते हैं बच्चों इसको। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या देता है हमें? क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी ये कोई पॉइंट है जिस पर हम क्या खींच रहे हैं? एक टेंजेंट खींच रहे हैं। ये डी वाई बाई डी एक्स क्या देगा हमें? एक स्लोप देगा। क्लियर बच्चों? तो ये क्या था इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, यानी ये स्लोप ऑफ टेंजेंट जैसे कोई फंक्शन है क्या देता था, जैसे आपने पढ़ा भी है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, यही तो होता था। इसको ही क्या कहते थे हम? इसको ही क्या कहते थे हम? ये कहते थे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। क्लियर बच्चों? तो ये क्या देता है हमें? टेंजेंट। इसको एम भी बोलते हैं, या इसको एक और नाम दे देते हैं आपने जैसे स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी, एम इज इक्वल टेन थीटा। ठीक है, तो ये था इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अच्छा, अब हमें करना क्या है? देखो, इंटीग्रल्स में हमें क्या करना है? इंटीग्रल्स तो अच्छा, ये डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने डेरिवेटिव निकालना सीखा था। क्लियर? जैसे कोई हमारा एफ एक्स दे रखा था, एफ एक्स दे रखा था, हम इससे क्या निकाल रहे थे? क्या निकाल रहे थे बच्चों? एफ डैश एक्स, यानी क्या निकाल रहे थे? डेरिवेटिव निकाल रहे थे। डेरिवेटिव, यही तो फाइंड कर रहे थे हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का। डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे ना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड कर रहे थे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते थे? इस प्रोसेस को कहते थे हम डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? प्रोसेस। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंडिंग आउट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अ गिवन फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारे डेरिवेटिव फाइंड करने का एक तरीका है केवल। ऐसे ही हमारा, ऐसे क्या है, हमें अब क्या दे रखा होगा? हमें हमें एफ डैश एक्स दे रखे होंगे। अब हम क्या फाइंड करेंगे? क्या फाइंड करेंगे बच्चों? एफ एक्स। इसी को क्या कहते हैं? हम क्या फाइंड करते हैं यहां से? इंटीग्रल, इंटीग्रल्स।
और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये भी क्या है भाई, इंटीग्रल्स को फाइंड करने का एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन। ये भी क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है। द प्रोसेस टू फाइंडिंग आउट इंटीग्रल ऑफ गिवन फंक्शन इज नोन एज इंटीग्रेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है, प्रोसेस होता है। डिफरेंशिएशन किसका प्रोसेस है, डेरिवेटिव फाइंड करने का। इंटीग्रेशन किसका प्रोसेस है, इंटीग्रल फाइंड करने का किसी भी गिवन फंक्शन का। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, अगर आपको नोट करने लायक कुछ है तो नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो, हम क्या देख रहे थे अभी, क्या देखा अभी तक आपने, क्या कि एफ डैश एक्स से हम क्या निकाल रहे थे, एफ एक्स, मतलब निकालेंगे इंटीग्रल में। ये क्या होता है, क्या होता है, इंटीग्रल, इंटीग्रल फाइंड करने का एक तरीका होता है, और या इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बच्चों, जो इंटीग्रल होता है हमारा यहाँ पे दो तरह से होता है। क्या, इंटीग्रल के कितने टाइप होते हैं, इंटीग्रल के कितने टाइप होते हैं, एक होता है हमारा इंडेफिनेट इंटीग्रल, इंडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है बच्चों। एक होता है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। चलो, डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल में क्या करते हैं हम बच्चों, इंडेफिनेट इंटीग्रल में हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, कोई हमें फंक्शन गिवन होगा यानी एफ डैश एक्स गिवन होगा, हम वहां से क्या फाइंड करेंगे, एफ एक्स फाइंड करेंगे। क्लियर? तो ये क्या होगा हमारा एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। और यहाँ पे कोई एफ एक्स और सी और जोड़ देते हैं, यानी जो एंटी डेरिवेटिव हमें क्या देता है इंडेफिनेट इंटीग्रल में, फैमिली, फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है, यह भी देखेंगे भी हम कि किस तरह से इंडेफिनेट इंटीग्रल हमें फैमिली ऑफ कर्व देता है, प्रूव भी करेंगे। ठीक है, चलो, डेफिनेट इंटीग्रल क्या देता है हमें, डेफिनेट इंटीग्रल बच्चों जैसे ये है, ये कोई हमारा फंक्शन है, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे क्या है, ये x इज इक्वल ए, और यहाँ पे x इज इक्वल बी, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो जो डेफिनेट इंटीग्रल देता है क्या देता है बच्चों, ये एरिया, ये देता है, क्या देता है डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया, एरिया अंडर द कर्व ऑफ y बराबर एफ एक्स। ये y बराबर एफ एक्स कोई हमारा फंक्शन है, ये क्या देगा हमें, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम x इज इक्वल a टू x इज इक्वल b। ठीक है बच्चों, ये देता है, मतलब लिमिट्स के बीच में एक हमें लिमिट दे रखी होंगी। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट दे रखी होती है, तो x इज इक्वल ए से x इज इक्वल बी तक जो भी हमें फंक्शन गिवन है उसके अंडर का एरिया निकालेंगे हम। ये हमें क्या देता है, डेफिनेट इंटीग्रल। क्लियर? चलो, अच्छा, ये होता है कि एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल, इंटीग्रल इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, जो इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे क्या कि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या होता है हमारा, कॉस एक्स। ठीक है,
और इंटीग्रल क्या है इसका, रिवर्स प्रोसेस है, तो पहले तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल होता है cos x और dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, sin x। और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और जोड़ देते हैं, या भी इस पर चर्चा करेंगे हम कि आखिर ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ते क्यों हैं। चलो अब पहले आप इतना नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट पे देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, तो अब तक आपने देखा क्या कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो देखते हैं कैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। देखो एक तरफ हम दो कॉलम से कर लेते हैं सुविधा के लिए, क्या इस तरफ लिखेंगे हम। अच्छा डिफरेंशिएशन में करते क्या है कि हमें एफ एक्स दे रखा होता है, निकालते क्या है हम एफ डैश एक्स। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन, या पहले ही देख चुके हैं डिफरेंशिएशन। अच्छा इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों कि हमें एफ डैश एक्स दे रखा होगा और हमें वो फंक्शन निकालना है, इसको क्या बोलेंगे हम, इंटीग्रेशन। ये प्रोसेस क्या होता है, इंटीग्रेशन, या इसी को एक और नाम देते हैं एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, या कुछ बुक्स इसको एक और नाम देती हैं बच्चों प्रिमिटिव। प्रीमिटिव, इसका भी यही अर्थ होता है, या तो इंटीग्रेशन बोलो या एंटी डेरिवेटिव बोलो या प्रिमिटिव बोलो। देखो अच्छा अब बात करेंगे हम कि जो इंटीग्रेशन करते समय आपने देखा होगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देते हैं। वो कैसे जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं। देखो जैसे हम जानते हैं कि यदि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करें हम तो क्या आता है cos x, ठीक है, क्या आएगा cos x। अभी हमने देखा कि डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो हम इंटीग्रेशन करें cos x का, cos x का, तो क्या आना चाहिए, देखो क्या क्या आना चाहिए भाई, sin x आना चाहिए, ठीक है। अच्छा पहले समझ लो क्या कि ये जो यहाँ पे लिखा होता है इस तरह से, यानी ये लिखा होगा क्या, कहाँ लिख दें, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं एफ एक्स। कोई भी फंक्शन हमें दे रखा होगा एक्स और यहाँ पे आएगा एफ एक्स निकल के प्लस सी, इस तरह से देख लेते हैं इसका मीन। अच्छा ये इसको बोलते हैं बच्चों एफ डैश एक्स को इंटीग्रांड, क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड। अच्छा यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा, वेरिएबल यानी जिसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, वेरिएबल क्या है हमारा एक्स। इसको बोलते हैं बच्चों सिंबल, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये जो निकल के आता है, ये जो निकल के आता है इसको बोलते हैं बच्चों इंटीग्रल, इंटीग्रल, ठीक है। और यहाँ पे जो c होता है, c को ही नाम देते हैं हम कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो हिंदी में देख लेते हैं, कुछ हमारे हिंदी वाले व्यूअर्स हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रांड को बच्चों कहते हैं हिंदी में समाकल्य। क्या बोलते हैं, समाकल्य, समाकल्य, ठीक है। इसको कहते हैं समाकलन का चिन्ह, तो आप समझ ही जाओगे। इंटीग्रल को कहते हैं समाकलन, समाकलन गुणांक, गुणांक, ठीक है बच्चों, समाकलन गुणांक। वेरिएबल तो आप जानते हैं चर होता है, ठीक है, ये होता है। अच्छा हम देख रहे थे क्या, अच्छा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है। अब साइन एक्स प्लस 6 कर दें, साइन एक्स प्लस 6 कर दें, तब भी इसका समाकलन डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, cos x ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कांस्टेंट का तो 0 होता है, क्लियर। अच्छा ऐसे ले लें डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस का 20, तब भी क्या होगा cos x होगा, क्योंकि इसका तो 0 होता है भाई, ठीक है, इसका तो क्या होगा 0। अच्छा ऐसे ले लें साइन एक्स प्लस या माइनस, माइनस का 1, तब भी क्या होगा इसका cos x,
1 का तो 0 होगा। अब देखो, अब यहाँ पे हम इनवर्स प्रोसेस है क्या, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का। अब हम cos x का जो इंटीग्रेशन करेंगे, cos x dx का जो इंटीग्रेशन करेंगे, अब हम कहाँ रखें, या ये रखें, इसका रखें क्या, sin x प्लस 6 रखें क्या, या cos x का इंटीग्रेशन करके, cos x dx का इंटीग्रेशन करके sin x प्लस 20 रखें क्या, sin x प्लस 20। भाई एक तरफ sin x का cos x का डिफरेंशिएशन करके sin x प्लस 6 आ रहा है, cos x का डिफरेंशिएशन करके sin x प्लस 20 आ रहा है, ये भी रख सकते हैं भाई, कुछ रखने वाले ये भी तो रख सकते हैं। कोई कहने लगे हम तो ये रखेंगे जी, क्या, cos x माइनस 1, सॉरी ये नहीं, cos x dx का ये रखें sin x माइनस 1, ठीक है। तो भाई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या है, केवल cos x का, यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ गए बच्चों, 3 आ गए, ठीक है। तो इसी कांस्टेंट की पूर्ति करने के लिए, ताकि ये बार बार ना आए, इसीलिए क्या जोड़ते हैं यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बच्चों, क्या जोड़ते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के, अलग अलग ये कंडीशंस में ना बदले, ठीक है। अच्छा ऐसा नहीं है कि हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल नहीं सकते, अगर हमें प्रॉपर लिमिट्स दे रखी हो, इफ we have given, if given the proper limits, then we can find the value of c। क्लियर बच्चों, यानी हमें लिमिट्स दे रखी हो और आगे दी भी होंगी, हम करेंगे भी फाइंड इसकी वैल्यू c की। अगर प्रॉपर हमें लिमिट दे रखी हो तो हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, तो देखो क्या देखा हमने कि जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन में करते क्या, हमें f(x) दे रखा होगा, f डैश x निकालते हैं। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, हमें एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट दे रखा होगा, यानी f डैश x दे रखा होगा, fx निकालेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो इसको इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, या एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, या इसको प्रिमिटिव भी नाम देते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो आप कोई सा याद रख सकते हो। देखो sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है बच्चों, cos x, sin x प्लस 6 का भी cos x होगा, sin x प्लस 20, मतलब कोई भी कांस्टेंट जोड़ दें x y z, यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे भाई, और भी कुछ तो हो सकता है, ऐसे जोड़ दे कोई sin x प्लस पाई, पाई भी तो एक कांस्टेंट है, इसका भी क्या होगा, cos x, इस तरह से भी हो सकता है। तो कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 0 होता है। क्लियर, अच्छा यहाँ पे हमने देखा है कि इंटीग्रेशन क्या, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, तो इसका इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिलना चाहिए इनमें से, भाई cos x किसका डेरिवेटिव, cos x डेरिवेटिव आ रहा है इन सब के, तो ये इस cos x का जब हम एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव या इंटीग्रेशन करेंगे तो इनमें से कौन सा हमें फंक्शन मिलेगा, भाई ये भी तो बात है। भाई इसका डिफरेंशिएशन करके ये आया, इसका डिफरेंशिएशन करके ये आया, इसका डिफरेंशिएशन करके ये आया। अब इसका एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन करें तो इनमें से हमें क्या मिलना चाहिए, सोचने की बात है। तो इसीलिए हम क्या जोड़ते हैं बच्चों, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप आपको क्लियर होगा इतना समझाने के बाद। चलो ये नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। चलो बच्चों देखते हैं अब क्या है हमारा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, यानी जो अनिश्चित, इसको अनिश्चित समाकलन बोलते हैं बच्चों हिंदी में, अनिश्चित समाकलन की ज्यामितीय व्याख्या के ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल। देखो अभी हमने देखा था कि किसी फंक्शन का यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट का इंटीग्रेशन कर दे तो हमें क्या मिलता है बच्चों, क्या मिलता है, एक fx मिलता है, ठीक है। अच्छा इससे ये फाइंड करने की प्रक्रिया क्या है हमारी, इंटीग्रेशन, क्लियर। और इससे ये फाइंड करने की प्रक्रिया क्या है बच्चों हमारी, डिफरेंशिएशन, क्या है, डिफरेंशिएशन, क्लियर। चलो अब इसकी ज्योमेट्रिक मीन देखते हैं, उसके लिए हमें एक फंक्शन चाहिए, यानी हम
इसका डिफरेंशिएशन करें इसका, ठीक है, तो हमें ऐसा क्या फंक्शन चाहिए जिसका ये डेरिवेटिव है। हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए, ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका ये डेरिवेटिव है। क्लियर बच्चों? इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। करेंगे अभी इसके जस्ट बाद ये इंस्पेक्शन मेथड से एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव या इंटीग्रेशन फाइंड करना। देखो तो कौन सा फंक्शन होगा बच्चों, हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें हम, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2x, यानी वो ये फंक्शन है जिसका वो डेरिवेटिव है क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का जब हमने डिफरेंशिएशन किया होगा तो क्या आया होगा 2x। भाई ये भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या आया हो 2x, ये भी तो हो सकता है। कांस्टेंट हमारा कुछ भी हो सकता है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 10 इसका डिफरेंशिएशन क्या आया हो 2x, तो कांस्टेंट हमें नहीं पता इसीलिए हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ दिया, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसका डिफरेंशिएशन करके, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके हमें 2x मिला था। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता था, इसीलिए हमने क्या जोड़ दिया यहाँ पे कांस्टेंट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा इसका एंटी डेरिवेटिव क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखो क्या मिला हमें एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्लियर? चलो इसको भी मिटा देते हैं, ये समझ लो इससे ये फाइंड करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं इंटीग्रेशन, और इस फंक्शन से ये फाइंड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारी डिफरेंशिएशन। चलो इसको मिटा देते हैं। देखो अब ये देखो ये fx मिल गया हमें, ठीक है, fx या I बोल सकते हैं इसको। अच्छा ये आप इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्या है ये? एक हमारा पैराबोला परवल है, ये कैसा अपवर्ड, ठीक है। चलो देखो अब देखते हैं ये हमें क्या देता है। इसको ड्रॉ करें तो अजी यानी सी की जगह अब सी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखते जाए, ठीक है। सी की वैल्यू यदि 0 होगी तो एक कर्व कहां से पास होगा, यहां से पास होगा एकदम ओरिजिन से, ठीक है। ये क्या है हमारा y इज इक्वल एक्स स्क्वायर, और ये कब है जब हमारा c 0 है। यदि c को 1 रख लें, c को 1 रख लें तो कहाँ से पास होगा ये 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4, 5, यहाँ -1, यहाँ -2, ऐसे तो कहाँ से पास होगा ये इस तरह से पास होगा। तो ये क्या होगा y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी c की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों 1, c की वैल्यू 2 हुई तो यहाँ पे इस तरह से होगा y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है बच्चों 2। क्लियर? अच्छा और खींच ले c की वैल्यू यदि 3 कर दें हम तो यानी y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू -1 हो जाए बच्चों तो क्या है कहाँ से जाएगा वो यहाँ से पास होगा, यानी y इज इक्वल एक्स स्क्वायर -1। ये पैराबोला तो आपको खींचने आते होंगे ना बच्चों, आपने प्रीवियस क्लास में 11th क्लास में पढ़े होंगे ग्राफ कैसे खींचते हैं। तो यहाँ पे c की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखते जा रहे हैं हम, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट c की वैल्यू -2 हो जाए तो क्या होगा ये होगा y इज इक्वल एक्स स्क्वायर -2, यहाँ पे c की वैल्यू क्या होगी -2, ठीक है बच्चों। c की वैल्यू 4 हो जाए तो अब यहाँ पे कितने भी पॉइंट रखते जाओ 5 रख लो, चलो c की वैल्यू 5 हो जाए y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो हमें ये देखो कर्व हमारा यही था, c की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर हमें क्या मिल रहा है डिफरेंट डिफरेंट पैराबोलाज मिल रहे हैं। तो हमें क्या देता है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकलने वाला है क्या कि जो इंडेफिनेट इंटीग्रल है हमारा, क्या इंडेफिनेट इंटीग्रल gives us the family of curves। क्या देता है हमें फैमिली ऑफ कर्व्स,
यहाँ पे क्या दिया देखो भाई, यहाँ पे पैराबोला बन रहा है तो हमें क्या दिया देखो, बहुत सारे पैराबोलाज दे दिए, फैमिली ऑफ पैराबोलाज। कोई सर्किल भी होता है फैमिली ऑफ सर्किल, या फैमिली ऑफ एलिप्स भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा भी हो सकता है। क्लियर। अच्छा हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं वक्र, यानी क्या देता है हमें, वक्रों का परिवार। ठीक है बच्चों, क्या देता है ये, वक्रों का नहीं, वक्रों का परिवार, यानी फैमिली ऑफ कर्व्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये बात याद रखोगे। हमें जो इंडेफिनेट इंटीग्रल देता है क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व्स। ये आपके बोर्ड एग्जाम में एक आधा नंबर में पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि इंडेफिनेट इंटीग्रल गिव्स अस क्या, फैमिली ऑफ कर्व्स, एरिया अंडर द कर्व्स, एंड एक और ऑप्शन दे दिया होगा नन ऑफ द एबव। ऐसे तो आपको क्या टिक करना है वहां पे, फैमिली ऑफ कर्व्स। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो नोट कर लो ये। फिर हम क्या देखेंगे कि इंस्पेक्शन मेथड से एंटी डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। चलो इतना नोट करो, फिर इंस्पेक्शन मेथड सीखेंगे क्या होता है। चलो स्टूडेंट्स देखो क्या है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से बच्चों हम क्या करते हैं, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। क्या, एंटी डेरिवेटिव क्या फाइंड करते हैं हम, एंटी डेरिवेटिव। क्लियर स्टूडेंट्स, देखो यानी हमें क्या दे रखे हैं, ये डेरिवेटिव दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं बच्चों, ये डेरिवेटिव दे रखे हैं, और हमें वो फंक्शन फाइंड करना है जिसके ये डेरिवेटिव है। क्लियर स्टूडेंट्स, मतलब कि हमें ये क्या दे रखा है, ये एफ डैश एक्स दे रखा है बच्चों। क्या दे रखा है, एफ डैश एक्स। तो हमें वो फंक्शन फाइंड करना है जिसके ये डेरिवेटिव है। क्लियर। अच्छा देखो किसके डेरिवेटिव, हम जानते हैं कि cos 2x किसका डेरिवेटिव हो सकता है, क्या, cos 2x किसका डेरिवेटिव हो सकता है, देखो किसका हो सकता है। देखो यदि cos 2x का डिफरेंशिएशन हम करें तो क्या आएगा, क्या आएगा, साइन नहीं, ऐसे नहीं, कि हमारा जो cos 2x है, cos 2x बच्चे कब आया होगा, cos 2x ये कब आया होगा, देखो ये cos 2x कब आया होगा, जब हमने sin 2x का डिफरेंशिएशन किया होगा, तभी तो हमारा cos 2x आया होगा। यानी sin का क्या होता है, sin 2x का cos 2x इंटू 2x का दोबारा से होगा तो क्या होगा, ये 2। अब देखो क्या कर दो, 2 का इधर डिवाइड कर दो तो क्या होगा, 1/dx यानी 1/2, और sin 2x इज इक्वल cos 2x। ठीक है, इसको अंदर भी ले सकते हैं कि dx 1/2 sin 2x इज इक्वल cos 2x। क्लियर। तो इस cos 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज 1/2 sin 2x। क्लियर स्टूडेंट्स, यानी इस cos 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 cos 2x। क्लियर स्टूडेंट्स। अच्छा ये तो रहा फर्स्ट। सेकंड क्या है, सेकंड देखो सॉल्यूशन ऑफ सेकंड। ठीक है, यानी हमें एफ डैश एक्स दे रखा है, ये क्या 3x² + 4x³। क्लियर। हमें वो फंक्शन फाइंड करना है, क्या, वो फंक्शन फाइंड करना है जिसका क्या है बच्चों, ये डेरिवेटिव है, यानी हमें इसका एंटी डेरिवेटिव यानी वो फंक्शन फाइंड करना है, यानी f(x) हमें फाइंड करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, यानी f(x) निकालेंगे। देखो कैसे, हम जानते हैं कि जब हमने ऐसे x³ + x⁴ का डिफरेंशिएशन किया होगा तभी तो यह होगा भाई, पावर आगे आ जाती है, x² बचा, यहाँ पे भी पावर आ जाएगी, x³ बचा।
क्लियर। तो इसका यानी एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² + 4x³ इज क्या होगा, क्या होगा, x³ + x⁴। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसका इस डेरिवेटिव का ये एंटी डेरिवेटिव रहा होगा, यानी इसका हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें ये फंक्शन मिलेगा, ये हमें फाइंड करना है। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो इसको नोट करो, फिर इसको देखते हैं। करो नोट फटाफट से। चलो मिटाते हैं इसको देखते हैं। देखो क्या है, थर्ड है, हमें f' दे रखा है बच्चों, कितना 1/x। तो हमें वो फंक्शन फाइंड करना है जिसका ये डेरिवेटिव है। हम जानते हैं कि जब डिफरेंशिएशन किया होगा किसका, log x का, तब क्या आया होगा हमारा 1/x। ठीक है बच्चों। या फिर एंड डिफरेंशिएशन किया होगा log -x का, तो क्या आया होगा 1/-x। हमने log x का पढ़ा है इसीलिए इसका दोबारा से होगा तो क्या आएगा -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। क्लियर स्टूडेंट्स। वैसे log माइनस वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं है, फिर भी हम ले लेते हैं केस, और इसको कंबाइन कर दें तो इसका मीन क्या है, जब हमने डिफरेंशिएशन किया होगा किसका log मॉड्यूलस x का, तो हमें मिला होगा 1/x। यानी अब हम कह सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज log mod x। क्लियर है। इस तरह से तो ये क्या होता है बच्चों, इंस्पेक्शन मेथड होता है, यानी निरीक्षण विधि, खोजबीन करते हैं हम। हमें डेरिवेटिव दे रखे हैं, हमें वो एंटी डेरिवेटिव यानी वो फंक्शन निकालने हैं कि जिनके ये एंटी डेरिवेटिव है। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो इतना आप नोट करो, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं।